कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रारंभ किए गए ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में मैं डॉक्टर पूनम बजाज, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आज आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वह है एवोल्यूशनरी मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानव शास्त्र में उत्विकासीय विधि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विधि किसी भी काम को करने का एक विशिष्ट प्रकार, प्रणाली या तरीका होती है जिसके अनुसार उस कार्य या अध्ययन को किया जाता है। और 19वीं शताब्दी में जब हम देखते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत उद्विकासवादी विचारधारा उत्पन्न हुई और मानव शास्त्र में भी इसका उपयोग किया गया, तब समाज के विभिन्न स्तरों से होते हुए विकास को, मानव के विभिन्न स्तरों से होते हुए विकास को इसमें हमने समझने का प्रयास किया। सामाजिक मानव शास्त्र एक तुलनात्मक शास्त्र है जिसका उद्देश्य ऐसे सर्वव्यापक नियमों की खोज करना है जो मनुष्य के सामाजिक व्यवहार में नियमितता लाते हों। किसी भी विज्ञान का विकास हम जानते हैं कि उसके अध्ययन विधियों और सिद्धांतों पर निर्भर होता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो उस विज्ञान का अध्ययन सही प्रकार से नहीं हो सकता था। सामाजिक मानव शास्त्र की जो विधियों का विकास है वो इसकी अध्ययन सामग्री के साथ ही हुआ, क्योंकि इस विकास का कारण यह रहा कि जब भी किसी विज्ञान की अध्ययन सामग्री का निर्माण होता है तो उसके साथ कुछ न कुछ समस्याएं आवश्यक रूप से जुड़ी हुई होती हैं, और उन समस्याओं को हम उन अध्ययन विधियों के अंतर्गत दूर कर सकते हैं। हमने देखा कि सामाजिक मानव शास्त्र के जो अध्ययन सामग्री है उसमें प्राचीन और आदिम समाजों के अध्ययन को महत्व दिया गया, और जबकि अब उसको सभ्य और तुलनात्मक समाजों के साथ भी जोड़ा जाता रहा है। जब हम उसके बदलते हुए क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो हमने इस बात को भली भांति समझ लिया है। यहाँ हम यह देखते हैं कि विज्ञान में अध्ययन विधि का अर्थ होता है तर्क का प्रयोग करना। उन अध्ययन विधियों में जब किसी प्रकार के लॉजिक द्वारा विषय को समझाया जाता है तो वह हमें अच्छी तरह से समझ में आती है और वह तथ्यात्मक रूप से सही होती है, यानी कि उसको हम तर्क के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जब तर्क के अनुसार अध्ययन किया जाता है तो उसमें एक या अनेक विधियों को स्वीकार किया जाता है, और यही विधियां उस विषय के अध्ययन में सहायता प्रदान करती हैं। अलग अलग प्रकार की विधियों द्वारा उस विषय का अध्ययन किया जा सकता है, और उस विधि के अध्ययन के लिए किसी न किसी पद्धति को निर्धारित किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर यदि हमें राजस्थान के जनजातीय अध्ययन को करना है तो हम इसके लिए हिस्टोरिकल मेथड को यूज़ करना चाहते हैं। हिस्टोरिकल मेथड एक ऐतिहासिक विधि जो कि अध्ययन के लिए उपयोगी समझी जाती है, जैसे कि उद्विकासीय विधि है, उसी प्रकार से तुलनात्मक विधि है, उसी प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो यदि हम राजस्थान की जनजातियों का अध्ययन करना चाहते हैं और उसमें ऐतिहासिक विधि को चुनते हैं तो अब हम इसकी पद्धति के अंतर्गत क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति को चुनते हैं, जहाँ पर हम अवलोकन की सहायता लेते हैं। और जब जनजातियों में इस तरह की पद्धति को चुना जाता है तो ज़्यादातर सहभागी अवलोकन या अर्ध सहभागी अवलोकन जो है वो बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं और अध्ययन की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। जब हम उद्विकासीय विधि की तरफ जाते हैं तो उससे पहले हम उद्विकास शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। यह लैटिन भाषा के इवॉल्वर शब्द से बना है, जिसमें ई और वॉल्वर को अलग अलग करके हम देखते हैं तो ई का अर्थ आउट या बाहर की ओर, और वॉल्वर टू अनफोल्ड, टू डेवलप, विकसित करना, यानी किसी भी वस्तु का बाहर की ओर फैलना या विकसित होना जो है वो उद्विकास कहलाता है। वैज्ञानिक अर्थ में देखें तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक सरल वस्तु या सावयव जीव जो है वो क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेता है, तो यह प्रक्रिया उद्विकास कहलाती है। हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो परिवर्तन है वो निरंतर होता चला जाता है, और यह परिवर्तन एक निश्चित दिशा की ओर हमें दिखाई देता है, जिसमें गुणात्मक रूप से अंतर दिखाई देता है
और इसके ढांचे और कार्यों में भी हमें यह अंतर दिखाई देता है, और ये सारी चीज़ें मिलकर इस उद्विकास की प्रक्रिया को पूर्ण करती हैं, अर्थात निरंतर परिवर्तन जो कि निश्चित दिशा की ओर चलने वाला हो, जिसमें हमें गुणात्मक अंतर दिखाई दे और उसके ढांचे और कार्यों में हमें जो है वो परिवर्तन दिखाई दे। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक कोशिका है, उसका एक पूर्ण जीव में परिवर्तित हो जाना, यह उद्विकासीय प्रक्रिया कहलाती है। जब हम उद्विकास की विशेषताओं को देखते हैं तो हम देखते हैं कि यह सरलता से जटिलता की ओर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एक सरल जीव का, एक सरल समाज का, जब हम जीव और समाज की तुलना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सरलता से जटिलता की ओर होने वाली प्रक्रिया जो है वो उद्विकास कहलाती है। यह परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है उद्विकास के अंतर्गत, यह निरंतर धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है, जिसमें हमें जो प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं वह विभेदीकरण की प्रक्रिया दिखाई देती है। और हम यह भी जानते हैं कि यह जो उद्विकास की प्रक्रिया है यह सार्वभौमिक या यूनिवर्सल प्रोसेस है, जिसको हम हर काल और हर स्थान में देखते हैं। इसमें जो परिवर्तन दिखाई देता है वह निश्चित दिशा की ओर होने वाला परिवर्तन है, जो किसी भी वस्तु की आंतरिक वृद्धि को दर्शाता है। जब हम देखते हैं कि ये जो हमें गुणात्मक परिवर्तन जब हम इसमें देखते हैं तो यह वस्तु की आंतरिक वृद्धि को हमारे सामने प्रदर्शित करता है, और यह परिवर्तन मूल्य रहित होता है। अच्छा है या बुरा है, योग्य है या अयोग्य है, इस बात की चर्चा इसमें नहीं की जाती है। यह वैल्यू फ्री जो चेंज है उसकी चर्चा इसमें की जाती है। हम जब सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत की चर्चा करते हैं, सामाजिक उद्विकास की ओर चलते हैं, तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पर नाम लेते हैं डार्विन का। डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत हमारे सामने रखा, जिसका अध्ययन जो है, जिसको लेकर बेस बनाकर, आधार लेकर सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत की परिकल्पना की गई, और इस उद्विकास के सिद्धांत को समाज पर लागू किया गया। यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगी हर्बर्ट स्पेंसर का, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में हमें समाज और सावयव के बीच में तुलना करते हुए इस उद्विकासीय प्रक्रिया को समझाया। उन्होंने कहा कि समाज और सावयव में बहुत सारी समानताएं, सादृश्यताएं होती हैं, इसलिए हम जब सावयव में इस उद्विकास के सिद्धांत को समझ सकते हैं तो हम समाजों में भी इस उद्विकास के सिद्धांत को समझ सकते हैं। इसीलिए जब समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में इस उद्विकासीय सिद्धांत की चर्चा की गई तो बहुत सारे समाजशास्त्री और मानव शास्त्री जो है वो इस विचारधारा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने समाज के विकास के लिए इसके विभिन्न चरणों को हमारे सामने रखा, समझाने का प्रयास किया कि समाज जो है, जैसे शिकार करने वाले और फल फूल एकत्रित करने वाले समाजों से आगे की ओर बढ़ता है और पशुचारण समाज में प्रवेश करता है, और फिर पशुचारण समाज से वह विकसित होता हुआ कृषि और औद्योगिक समाजों की ओर या अवस्थाओं की ओर बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर मानवीय समाज और संस्कृति में भी यही परिवर्तन मानव शास्त्री बताते हैं कि समाज और संस्कृति में ये परिवर्तन हमें वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे किसी सावयव या जैविक ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं। कोई तत्व जो है वो एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से जब बदलता है निश्चित और संबद्ध भिन्नता में, तो यह उद्विकासीय प्रक्रिया का एक हिस्सा जो है वो होता है। पहले वह अनिश्चित तरीका है उसका, और फिर वह धीरे धीरे जब जटिलता की ओर बढ़ता है तो निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। परिवर्तन की यह जो दिशा है उसमें एक निरंतरता पाई जाती है, तभी हम उद्विकास की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अगर यह एक दिशा और निरंतरता नहीं हो तो हम उसे उद्विकास नहीं कहते हैं। यहाँ बहुत सारे समाजशास्त्रियों के साथ साथ मानव शास्त्रियों ने जो अध्ययन हमारे सामने रखे हैं उसमें ई.बी. टायलर, मॉर्गन, हैडन,
लेटन और बैकोफेन के नाम जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, जिन्होंने समाज तथा उनकी संस्थाओं के अंतर्गत विवाह, परिवार, धर्म, राज्य, कानून आदि के अंतर्गत उच्च विकासीय स्तरों से गुजरते हुए इन संस्थाओं को हमें समझाने का प्रयास किया है। जब हम विवाह और परिवार की संस्थाओं की ओर चलते हैं तो ये मानव शास्त्री हमें समझाते हैं कि हम सबसे पहली जो अवस्थाएं देखते हैं वह यौन स्वच्छंदता की अवस्था थी, जहाँ किसी भी प्रकार का यौन नियंत्रण नहीं था। ये प्राचीन और आदिम व्यवस्थाएं थी। वहाँ से विकसित विकास की ओर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि समूह विवाह जो है वो उन समाजों में होने लगते हैं। बहुपत्नी और बहुपत्नी पतित्व के साथ साथ हम यह देखते हैं कि एक विवाहों की प्रक्रिया जो है वो एक विवाह तक हम पहुंच जाते हैं। और आर्थिक युग में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि शिकार करने वाली अवस्था, पशुचारण करने वाली या चरागाह वाली अवस्था, उसके साथ साथ कृषि कार्य करने वाली अवस्था और औद्योगिक अवस्थाओं तक हम इस विकास की प्रक्रिया को समझते हैं और हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। जब प्रारंभिक समाजशास्त्री जो थे उन्होंने संस्कृति के क्रमबद्ध विकास का उल्लेख किया और यह हमें समझा दिया कि प्रगति करना ही इसका आंतरिक उद्देश्य है। यह उच्च विकास का प्रगति करना उच्च विकास का एक आवश्यक और सार्वभौमिक तथ्य है। अर्थात जब कोई समाज सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर बढ़ता है, परिवर्तित होता है, तो उच्च विकासीय दृष्टिकोण से उसमें परिवर्तन की बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। प्रक्रियाएं जो हैं उसमें सहायक सिद्ध होती हैं, जैसे विभेदीकरण, विशेषीकरण और एकीकरण आदि, और इनको स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। उच्च विकासीय दृष्टिकोण ने मानव और समाज का एक निश्चित मॉडल हमारे सामने, प्रतिरूप हमारे सामने रखा है, जिससे कि हम अध्ययन विषय को और सरलता से समझ सकते हैं। और इन सब के पीछे जो है वो हमें सावयवी उच्च विकासीय और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो है अवधारणाएं छिपी हुई दिखाई देती हैं। अब आप यह देखिए कि जिन भी मानव शास्त्रियों की चर्चा हम करते हैं उनमें मॉर्गन जब समाज की चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि समाज जो है वो 3 अवस्थाओं से गुजरकर आज सभ्य समाज के रूप में हमारे सामने है। जो प्राचीन और आदिम समाज था वो जंगली था, जो कि जंगलों में रहता था, शिकार करता था। और दूसरा जब विकास की ओर वह बढ़ा तो उसको उन्होंने बर्बर या असभ्य समाज की संज्ञा दी। और आज जो हम आधुनिक स्थितियां देखते हैं इसको सभ्य समाज कहा जाता है। तो इस प्रकार से समाज का उत्तरोत्तर विकास जो है वो हम इन 3 अवस्थाओं से होता हुआ देखते हैं। इसी तरह हेनरी मैन ने जो है वो कानून के उच्च विकास को हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा कि परिस्थिति जो हमें जन्म से प्राप्त होती है वहाँ से चलकर हम समझौते के सिद्धांत तक पहुँचते हैं, जिसमें अधिकार और कर्तव्यों की बात की जाती है। और इस तरह से कानून का विकास होता है और कानून हमारे सामने आता है। और हम यह बात देखते भी हैं कि प्राचीन और आदिम समाजों में जो कानून थे वो अलिखित रूप से प्रथाओं और रूढ़ियों के रूप में हमारे सामने आते हैं, जबकि सभ्य और जटिल समाजों में लिखित रूप में ये कानून हमारे सामने आते हैं। E.B. टायलर ने धर्म में जीववाद से एकेश्वरवाद की अवधारणा हमारे सामने रखी, यानी उच्च विकासीय जो प्रक्रिया को समझाया वो जीववाद से धर्म किस तरह से एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास करने वाली स्थिति तक पहुंचता है उसकी बात वे करते हैं। प्राकृतिक धर्म जो कि प्राचीन आदिम जनजातियों में प्रचलित था वहाँ से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे वह कहते हैं कि यह एक ईश्वर में विश्वास करने वाले धर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फ्रेजर जादू के क्षेत्र में उच्च विकासीय प्रक्रियाओं को समझाने का प्रयास जो है वो करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मानव शास्त्री और साथ ही साथ समाज शास्त्री इस उच्च विकासीय प्रक्रिया को हमारे सामने रखते हैं। अगर हम देखें कि स्पेंसर
जब अपनी बात करते हैं तो वे उसको बीर स्ट्रीट भी कोऑर्डिनेट करते हैं और अपनी पुस्तक सोशल ऑर्डर में हमारे सामने रखते हैं कि उत्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण और उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित और संबंध भिन्नता की ओर बदल जाता है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन उद्विकास है। ऑगबर्न और निमकोफ भी इस बात को समझाने का प्रयास जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से उद्विकास को हम किसी एक विशेष दिशा में होने वाले परिवर्तन की ओर समझते हैं, जहाँ पर आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप यह परिवर्तन पैदा हो जाता है, जिससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। जब हम इसकी विशेषताओं के रूप में देखते हैं, इसकी इंटरनल ग्रोथ की हम बात करते हैं, निरंतर और धीमी गति से होने वाले परिवर्तन की हम बात करते हैं, सरलता से जटिलता से होने वाले परिवर्तन की बात करते हैं, एक यूनिवर्सल प्रोसेस की बात करते हैं, तब हम यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि उद्विकास के चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती, इनका रिपीटेशन नहीं होता है। यह बात ध्यान में रखने योग्य है। उद्विकास से संबंधित परिभाषाएं और उद्विकास की विशेषताएं प्रश्न पत्रों में पूछी जाती हैं और उद्विकास विभिन्न मानव शास्त्रियों द्वारा किस किस क्षेत्र में दिए गए, यह भी प्रश्न पत्रों में विद्यार्थियों से पूछा जाता है, जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मॉर्गन, टायलर, हैडन इत्यादि ने किस किस क्षेत्र में उद्विकासीय प्रक्रियाओं को समझाने का प्रयास किया है। जब हम इस सिद्धांत की आलोचना की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे मानव वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस बात को हमारे सामने रखा कि उद्विकास के अंतर्गत संस्कृति के प्रसार के महत्व को नहीं रखा गया। उद्विकासीय प्रक्रियाएं तो बता दी गई कि संस्कृति इन स्तरों से होकर गुजरी है। जैसे सौरोकिन के सिद्धांत को हम देखते हैं कि 3 स्तरों से होकर वो संस्कृति के विकास की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर संस्कृति में प्रसार के महत्व को वो कहते हैं नहीं रखा गया। विकास की अवस्था में भी यह कहा जाता है कि यह एक ही श्रृंखला से गुजरी या उसका कोई वैकल्पिक मार्ग भी था, कोई अल्टरनेटिव पाथ जो है क्या वो समझाया गया, इस बात पर भी बहुत जोर दिया गया। यही कहा जाता है कि विकास की अवस्थाओं में एक के बाद दूसरी, तीसरी, और इस अवस्था से समाज, संस्कृति, धर्म, विवाह, परिवार इत्यादि सभी जो है वो विकसित होते चले गए। लेकिन क्या इनके कोई अल्टरनेटिव पाथ हमारे सामने थे, इस बात की आलोचना की जाती रही है। यह विश्वास किया जाना भी बहुत कठिन है कि आधुनिक जो ये समाज है वो मानव के विकास का उच्चतम स्तर है और इसके बाद कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस बात की बहुत आलोचना की जाती है क्योंकि समाज जो है वो हमेशा ही विकसित होता चला गया है। परिवर्तन की गति धीमी हो सकती है, दिखाई जल्दी से नहीं दे बहुत सारे परिवर्तन, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि परिवर्तन रुक जाए या विकास की प्रक्रियाएं रुक जाएं। तो इस बात की आलोचना की जाती रही है। यह भी बात सामने आती है कि यह नियम प्राणी शास्त्रीय जगत में जितना लागू होता है उतना सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में नहीं लागू होता, क्योंकि हमने डार्विन की थ्योरी से देखा, उन्होंने प्राणी शास्त्र में, बायोलॉजी में इस बात को रखा, उद्विकासीय थ्योरी को हमारे सामने रखा। हर्बर्ट स्पेंसर ने जीव और समाज की तुलना की और फिर हमें उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि एक सावयव, एक सोसाइटी किस तरह से सादृश्यताएं रखते हैं, समानताएं रखते हैं और उनका विकास किन किन चरणों में होता है। तो यहाँ पर आलोचना का जो बिंदु है वो यही है कि प्राणी शास्त्र में यह अधिक लागू हुआ लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में उतना नहीं। साथ ही साथ प्रत्येक समाज के लिए यह कहा गया कि एक ही नियम लागू किया गया, जबकि प्रत्येक समाज की भौगोलिक और अन्य परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और उसमें विकास अलग अलग तरीके से होता है। तो हम यदि समाजों को देखते हैं तो उनकी परिस्थितियों के हिसाब से उनके विकासों को देखा जाना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये 3 स्तरों से समाज का विकास हुआ या मानव सभ्यता
इन चरणों से होकर गुजरी, या सामाजिक व्यवस्थाएं जो हैं वो एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की ओर प्रवृत्त हुई, तो इसका विकास सिर्फ 4 चरणों में हुआ। तो इस प्रकार से परिस्थितियों, भौगोलिक और अन्य को ध्यान में रखने की जो बात इसमें नहीं की गई, जो आलोचना इसकी की जाती रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो यह है उद्विकासीय सिद्धांत हमारे सामने आता है, उसमें हम समाजों के साथ साथ सारी की सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं जो कि समाज में लागू होती हैं। वह व्यवस्था मानव विकास से लेकर धर्म, परिवार, विवाह, नातेदारी, धार्मिक संस्थाएं या धर्म जो है, सारी की सारी हमारे सामने आती हैं और उनके विकास को क्रमबद्ध तरीके से जो है वो हम समझने का प्रयास करते हैं उद्विकासीय सिद्धांत के अंतर्गत। और हम उद्विकासीय सिद्धांत को न केवल मानव शास्त्र की एक विधि के रूप में बल्कि समाज शास्त्रीय विधियों के रूप में भी अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और अध्ययन इसका किया जाता है। तो इसलिए यह उद्विकासीय सिद्धांत जो है वो एक विधि के रूप में, एक तरीके के रूप में हमारे सामने आता है, अध्ययन विधि के रूप में, जिसके द्वारा हम भली प्रकार से इस विषय को समझ सकते हैं। धन्यवाद।